अमेरिकी सेनाओं ने वहां के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नेतृत्व में जब इराक में डेजर्ट स्टॉर्म ऑपरेशन की शुरुआत की तो पूरे विश्व में उसका विरोध हुआ। सद्दाम हुसैन के खिलाफ जो उन्होंने कार्रवाई की थी, पूरा विश्व अमेरिका के खिलाफ था। लेकिन वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश को, जो कि एक यहूदी राष्ट्रपति थे, उन्हें वो डिगा नहीं पाया और अमेरिका ने वही किया जो उसकी इच्छा थी। तो इसे आप अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में भले ही देखें, मैं इसे दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखूंगा, और वो यह कि एक यहूदी ने अपनी यहूदी लॉबी के ताकत के बदौलत एक राष्ट्र में अपनी मन के अनुसार कार्यवाही की और पूरी दुनिया उस लॉबी के विरुद्ध उतरकर भी उसे हिलाने में सफल नहीं हो पाई। ये ताकत है यहूदियों की, ये ताकत है इजराइल की, ये ताकत है एक ऐसे कौम की जिसके लिए आत्मसम्मान, आत्मबोध और आत्मगौरव ये सबसे बड़ी चीज है। दोस्तों, मैं पाणिनि तिवारी आज आपके बीच में अपने चैनल स्काई एंड माय विंग्स के एक नए एपिसोड के साथ, जिसमें आज हम यहूदियों की राष्ट्रीयता और हम खुद हिंदुओं की राष्ट्रीयता के मध्य में क्या अंतर है और कैसे 1 करोड़ यहूदी, बमुश्किल 1 करोड़ से भी कम यहूदियों ने अपने आप को इस दुनिया की सबसे उन्नत, प्रतिष्ठित और तकनीकी रूप से विकसित कौम, बहादुर कौम बना के रखा है। और हम 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू आज अपनी आइडेंटिटी के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए, कोई भी कौम, कोई भी पंथ, कोई भी विचारधारा, जैसा कि मैंने कहा, अपने कुछ गुणों के चलते श्रेष्ठता को अथवा हीनता को हासिल करती है। वो है आत्मगौरव, अपने राष्ट्र के प्रति आत्मबोध, अपने कर्तव्यों के प्रति आत्मबोध, तथा अपने संस्कार, अपनी पद्धतियों, अपनी संस्कृति के प्रति आत्मसम्मान, अपने भाषा के प्रति आत्मसम्मान, अपने भाषा के प्रति, अपने मिट्टी के लिए गर्वान्वित होना। ये है एक उन्नत कौम की निशानी। इजराइल एक बमुश्किल छोटा सा देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजाद हुआ और लोगों के रहमो करम पे हिटलर के नाजीवाद का शिकार ये यहूदी कौम, जिसको लोगों के रहमो करम पे एक छोटी सी जमीन मिली अरब देशों के मध्य, वो इजराइल आज दुनिया में इतना उन्नत है, उसने इतनी प्रतिष्ठा, इतनी ज्यादा ताकत हासिल कर रखी है कि वैश्विक राजनीति की कल्पना इजराइल के बगैर कोई करने का साहस नहीं रख सकता। बीते वर्षों में इजराइल के वैज्ञानिकों ने, इजराइल की संस्थाओं ने, चाहे वो उसकी राजनीतिक संस्थाएं हो, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हो, चाहे वो उसकी भाषाई और आप कहें कल्चरल उसके इंस्टीट्यूशंस हो, उसकी शिक्षा व्यवस्था हो, उसकी कृषि की तकनीक हो, जिसने कि रेगिस्तान में रहते हुए भी नखलिस्तान बसा रखा है, ये इतना ज्यादा उन्होंने इसमें अपने आप को विकसित किया है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो आखिर इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है एक प्रॉपर नेशनलिज्म, एक व्यवस्थित राष्ट्रीयता। अब मैं एक हिंदू और एक हिंदुस्तानी होने के नाते जब अपने आप को देखता हूं तो मुझे लगता है कि हम 100 करोड़ से भी ज्यादा होकर, और जिसके पास इतनी महान सांस्कृतिक विरासत है, इतना ज्यादा आप ये कहिए कि शास्त्रों, वेदों, हर एक चीज का अद्भुत खजाना पड़ा है, जिसके पीछे जमीन है, जिसके पीछे युवा शक्ति है, जिसके पीछे आप गिनती करने लगे तो शायद सहस्त्रों चीजें हैं, फिर हम क्यों उस तरीके के आत्मबोध और आत्मगौरव को अपने अंदर नहीं ले पाए? हम क्यों आत्महीनता के शिकार बन जा रहे हैं? हम क्यों लोगों से पिछड़ रहे हैं? तो उसका जवाब भी एक ही है, हमारा छद्म राष्ट्रवाद। भारत में एक हिंदू होने के नाते मैं ये देखता हूं, मैं अपने ऊपर लेता हूं, उदाहरण स्वरूप मैं खुद को लेता हूं।
मुझे अपनी क्षेत्रीयता का बोध है, मुझे अपनी क्षेत्रीय भाषा का बोध है, मुझे जाति का बोध है, पर मैं ये एक व्यापक दृष्टिकोण रखने में अक्षम हूं जहां से मैं पूरे भारत को एक सूत्र में देख सकूं। आपको याद हो जब मुगलों ने भारत पे हमला किया या अंग्रेजों ने हमला किया, जिस भी आक्रमणकारी ने, जो लुटेरे थे भारत में आए, तो भारत के सारे राजाओं ने कहीं ना कहीं उनसे युद्ध किया, संग्राम हुआ, तरह तरीके का संघर्ष हुआ, पर हम कभी एक होकर कभी भी नहीं लड़े। कोई राष्ट्र अलग, कोई जनपद अलग, कोई भूखंड अलग, तो हम कहीं जीते कहीं हारे, लेकिन एक मिलकर के, एक होकर के हम कभी भी उन दुष्टों का या अपने ऊपर आने वाले खतरों का एकजुट होकर प्रतिकार नहीं कर पाए। तब अमूमन स्थिति आज भी वही है। मैं अपने आप को राज्य एक्स के रूप में देखता हूं, कोई अपने आप को राज्य वाई के रूप में देखता है, कोई अपने राज्य को जेड के रूप में देखता है। हम तीनों के लिए पहली प्राथमिकता हो जाती है हमारी भाषा, हमारे खान पान, हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं, हमारे सांस्कृतिक व्यवस्थाएं, हमारी किताबें। लेकिन हम एक्स, वाई और जेड तीनों मिलकर के इसको एक भारत राष्ट्र के रूप में देखने में आज भी असमर्थ हैं। आप कुछ भी कह लीजिए, आप कितनी भी बातें बना लीजिए, वो कहते हैं कि भारत को दो ही चीजें जोड़ती हैं, क्रिकेट या सिनेमा। अफसोस की बात है कि भारत को राष्ट्रीयता नहीं जोड़ती एक साथ। जब राष्ट्रीयता की बात आती है तो वो सिर्फ सोशल पटलों पर या बातों में अथवा राजनीतिक तर्कों में, जुमलेबाजियों में और इन चीजों के मध्य में फंस के रह जाता है। वास्तविक रूप से 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू कभी अपने आप को इस रूप में देखने का साहस ही नहीं जुटा पाते कि हम एक होकर के सारी क्षेत्रीयता, दुनिया जहान बात की चीजों को दरकिनार करते हुए जब हम राष्ट्र के रूप में अपने आप को सोचे तो हम कितनी प्रगति हासिल कर सकते हैं और देश को किस ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, इसका बोध ही हमें नहीं होता। 1 करोड़ बमुश्किल यहूदी ये सोच सकते हैं, तो 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू इसे सोचने में असमर्थ है। हमारे सिस्टम खोखले हो चुके हैं, हमारे धर्मस्थान और हमारे धर्माचार्य खोखले हो चुके हैं। हम आपस की तार्किक व्यवस्थाओं में, हम आपस के आप जिसे कहिए कि इगोइस्टिक सिस्टम को हम अपने आप को इतना ऊपर बढ़ा लेते हैं कि जहां राष्ट्र के रूप में हमें खुद को देखने की जरूरत होती है, उस जगह पे हम हमेशा चूकते हैं। एक चीज कही जाती है कि जरूरत के वक्त, समय के वक्त अपना लेवल इस स्तर तक उठाइए जहां पर कि आपका एक नया रूप, एक नया रंग, एक नया डायमेंशन देखने को मिले। इजराइल की प्रतिपक्ष हो या पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, जरूरत के वक्त इतने मजबूत होते हैं कि कोई उनके बीच से हवा भी नहीं निकाल सकता। हमारे यहां जब मुसीबतें आती हैं, आप देखिए कोरोना का काल है, बाकी चीजें हैं, हमारे यहां इस चीज को लोग राजनीतिक, यहाँ पे भ्रष्टता और राजनीतिक मतभेद इतना ज्यादा है, राजनीति के नाम पर देश को बांटने और खून पीने में लोग इतने तत्पर हैं कि जहां किसी तरीके की आपदा आती है तो ये प्रतिपक्ष में बैठे लोगों के लिए अमृत का काम करती है, उनके लिए सुअवसर बन जाता है। उनको परवाह नहीं कि भारत की सीमाएं किन तरह के दुश्मनों से घिरी हैं, भारत पे किन किन खतरों का साया है, किस तरीके के हमले हो सकते हैं। उनको ये है कि मुझे किसी तरीके से किस सत्ता को अस्थिर कर करके अपना फायदा कमाना है। उन्हें अपने ऊपर आने वाले खतरे का जरा भी ध्यान नहीं है। उनको ये भी नहीं समझ में है कि जिस राष्ट्र के प्रति वो अपनी आत्मबोध, आत्मगौरव, आत्मसम्मान, आत्मस्वाभिमान को जगा नहीं पा रहे हैं, जब वो राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो उनका अस्तित्व क्या है। कल कोई भी आक्रमणकारी आएगा तो वो ये नहीं देखेगा कि मैं सत्ता में था या आप सत्ता के विरोध में थे,
उसके लिए हम दोनों एक विरोधी हैं और वो हम दोनों से उसी प्रकार बदला लेगा जिस तरीके से एक दुश्मन दुश्मन से लेता है। और हम ये हिंदू इस बोध को अपने अंदर जगाने में, हमारी कुंडलिनी कहिए, हमारा जो एक नैसर्गिक जिसको कहता है, हम लोग कहते हैं कि एक अंदर का जो गौरव बोध है वो शायद मर चुका है, या हम इतने ज्यादा भ्रष्टता और बाकी चीजों की खाई में जा चुके हैं जहां हमको इसको जगाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। हम ये सोचते मात्र हैं कि चलो इतना जीवन है, इसमें हमने क्या क्या हासिल कर लिया, राष्ट्र से क्या नोच लिया, राष्ट्र से क्या पा लिया, इसके बाद हमारा कर्तव्य खत्म। हमारा कर्तव्य सिर्फ तथाकथित किताबों में होता है, तथाकथित वक्तव्यों में होता है, कुछ पन्नों पे होता है। इसके अलावा हम ये समझने में, जानने में, हासिल करने में नितांत असफल साबित हुए। तो दोस्तों, ये एपिसोड जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, मैंने रखा, मैं आह्वान करता हूं अपने इस एपिसोड के माध्यम से आप सारे मित्रों का, भाइयों, बंधुओं, माताओं, जितने भी बड़े बुजुर्ग सब हैं, कि कुछ हो या ना हो, अपने आत्मबोध, आत्मगौरव को एक नागरिक के रूप में, हिंदू नागरिक के रूप में, अपने राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए इसको जगाएं, अपने आप को जोड़ें एक दूसरे के साथ, जातिगत, दलगत, बाकी भावनाओं से अलग करके इतना एक दूसरे को जोड़ें जहां पर कि आपका राष्ट्र आने वाले हर खतरे के समय ये आप पर भरोसा कर सके कि आप बटेंगे नहीं, उस वक्त भी आप अपने राष्ट्र के लिए वैसे ही खड़े रहेंगे जैसे कि आप शांति के दौर में खड़े रहते हैं। तो अपने आप को मजबूत करिए, वाकई में एक आभासी नहीं बल्कि वास्तविक राष्ट्रवाद का अपने अंदर जन्म दिलाइए, अपने आने वाली पीढ़ियों के अंदर उस राष्ट्रवाद की भावना भरिए, अपनी भाषा, अपनी शिक्षा, अपने राष्ट्र की संस्कृति, पुराने धरोहर, वेद, मंत्र, सबके लिए अपना एक मूल मंत्र बनाइए, और वो होना चाहिए कि हम सारे एक हैं, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। इसी अपेक्षा और आशा के साथ आप सबों को शत शत प्रणाम। जय हिंद।